Hello everyone, my name is Vivek Sharma. In this video, we will be discussing about four major articles for UPSC. In the first article, we will be discussing about interstate child trafficking network. इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है. In the second article, we will be discussing about China's demography crisis. जो वन चाइल्ड पॉलिसी है कैसे बैकफायर कर गई है एंड इंडिया के पास क्या मौका है यहाँ पे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. रोहिंग्या क्राइसिस को लेके गाम्बिया इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा, तो यहां पे जिनोसाइड कन्वेंशन के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग एंड दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग. वन इज पेरियार जी एंड सेकंड वन इज श्री नारायण गुरु. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझनी होगी कि ये इंटरस्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होती है. तो एक इंटरनेशनली प्रूवन आपकी डेफिनेशन है जिसे आप पेलरोमा प्रोटोकॉल के अंडर देखते हैं. इसमें कहा जाता है कि रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर एंड रिसिप्ट किसी भी बच्चे का फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, चाहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो और फोर्स लेबर हो या ऑर्गन रिमूवल, ये सभी आपकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आता है. अब यहां पे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम की एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ये इससे डील करती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 मेजरली इससे डील करता है, बट उसके अलावा भारतीय कानून के अंदर, जैसे भारतीय न्याय संहिता के अंदर आपका सेक्शन 143 इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. स्पेसिफिकली सेक्शन 98, 99 यहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ माइनर से डील करता है. पॉस्को एक्ट जेंडर न्यूट्रल आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस. जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट की बात की जाए तो ये केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करता है. अब पॉस्को एक्ट के अंदर हमने 400 से ज्यादा स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया है जो हर साल 165 केसेस को सॉल्व करते हैं. वैसे ये जो इंटरस्टेट मैकेनिज्म है इसमें आपको यही याद रखना है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट डोमेन में आता है, तो इस वजह से इसकी इंप्लीमेंटेशन में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. अब इस सिनर्जी को बिल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केपी किरण कुमार वर्सेस स्टेट केस के अंदर एक जजमेंट दी जिससे हम कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं इंटरस्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट को, इसके ऊपर एम्फसाइज किया गया. अब इन्होंने कहा कि भाई जैसे विक्टिम होता है, छोटा बच्चा है, अब उसके बयान में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, तो यहां पे आप उसे एक इंजर्ड विटनेस के तौर पे देखें, और क्योंकि उसने बहुत सारा ट्रॉमा यहां पे झेला है तो हो सकता है कि उसके बयान में कुछ 19-20 हो सकता है. तो कहा जाता है कि भाई यहां पे अभी इंटरस्टेट जुरिसडिक्शन के अंदर काफी कुछ गैप एग्जिस्ट करते हैं और इसी कोऑर्डिनेशन के लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग वाले. देन विक्टिम कई बार हॉस्टाइल हो जाता है क्योंकि जो लोग, जो सिंडिकेट यहां पे काम कर रहे होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो ये फैमिली को डरा धमका के उनके बयान में बदलाव करवा देते हैं. अब एक प्रॉब्लम रीविक्टिमाइजेशन की भी है. अब कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है, तो शेल्टर होम के अंदर इन बच्चों का एक बार फिर से आप ये कह सकते हो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के थ्रू उन्हें जाना पड़ता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. एंड एक इनविजिबल मार्केट की प्रॉब्लम आती है जहां पे आप देख रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन का एक नया तरीका आ गया, पोस्ट क्रिमिनलिटी, जहां पे बच्चों को क्विक कॉमर्स हब के अंदर बेचा जाता है. अब यहां पे डिग्निटी एंड बॉडी इंटीग्रिटी की बात की जाए तो आर्टिकल 23 जो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, तो कहते हैं कि भाई इन रूल्स को इंप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है. तो यहां पे कहा जाता है कि भाई जो अकाउंटेबिलिटी है इसको फिक्स करने के लिए प्रूफ का जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जाए अक्यूज के ऊपर, ताकि विक्टिम्स को यहां पे क्या मिल सके और ज्यादा रिलीफ मिल सके. तो गवर्नमेंट ने क्या कुछ इनिशिएटिव लिए, तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 143 आया है आपका. देन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की जाए तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करने की बात की गई है. ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को यहां पर रियल टाइम बेसिस पे लाइक आप कह सकते हो डाटा प्रोवाइड करने के लिए रखा गया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी एस्टैब्लिश किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन केसेस का निपटारा किया जा सके. अब इसके ऊपर आपका एक पीवाईक्यू है, एग्जामिन द रोल ऑफ मिशन वत्सल्य
इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इन इंडिया। के अलावा 2017 का ये आपका एक PYQ है, PYQ जो कि प्रीलिम्स का है। आइए बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल, चाइना के बाद। चाइना अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली इन्होंने 13% वैट को इंक्रीज किया है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर। एंड इन्होंने ये देखा कि भाई रिटायर होने वाली जो एज है इसे बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज वर्कफोर्स की कमी हो रही है। तो कहते हैं कि भाई अब ग्लोबल फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, और इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो कहते हैं देखो, सबसे पहली बात इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो चाइना जो है, चाइना प्लस वन हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि आप चाइना से शिफ्ट करके अपनी कंपनी यहां पर लगा लीजिए, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आपकी इंडिया के अंदर आता है तो इससे इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब कहते हैं चाइना की जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है। एंड मोर ओवर इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के आ रहा है, और इसमें मेक इन इंडिया इसको बूस्ट करेगा। एंड खासकर इसका रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्सटाइल सेक्टर में हमने देखा भी है। एफडीआई की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को फोकस करते हैं। एंड इंडिया के पास यंगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अगले 30 साल के अंदर, मतलब 3 डेकेड्स तक हमारे पास ये विंडो है। अगर हम इसे ठीक से एक्सप्लॉइट कर पाए तो इंडिया के लिए काफी बेटर रहेगा। अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की, तो देखो चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में है। मोर ओवर चाइना इससे डिफेंस के ऊपर कुछ ज्यादा खर्च कर नहीं पाएगा, मतलब डिफेंस बजट भी कम होता जाएगा। तो ये इंडिया के पास एक विंडो है इंडो पैसिफिक में अपनी प्रेजेंस को बूस्ट करने का। एंड ग्लोबल लीडरशिप की बात की जाए, चाइना अपने अंदर के मामलों में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है क्योंकि आज की डेट में ये इनवर्ड डोमेस्टिक जो भी प्रॉब्लम्स है इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि G20 और ब्रिक्स में यहां पे इंडिया लीड ले सकता है। अब यहां कहा जाता है कि हमें करना क्या होगा, तो कहते हैं अवॉइड करना होगा मिडिल इनकम ट्रैप। भाई आपकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो, मतलब एज्ड हो, उससे पहले आपको अपनी पॉपुलेशन का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना होगा। मोर ओवर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप फोकस कीजिए जिससे एआई एंड ऑटोमेशन का कम से कम इंपैक्ट पड़े इंडिया के ऊपर। माइग्रेशन का ट्रेंड की अगर बात करें तो क्योंकि इंडिया अगर एक ग्रोथ इंजन बनता है इस पूरे रीजन में, तो हो सकता है नेबर से, क्योंकि नेबर में रीजनल इंस्टेबिलिटी चल रही है, चाहे आप श्रीलंका की बात करो, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, तो यहां पे इलीगल माइग्रेशन भी आपके यहां पे इंक्रीज हो सकती है। तो मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQ इससे रिलेटेड। आइए अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल। तो रोहिंग्यास के बारे में ये आर्टिकल है। अब देखो, म्यांमार के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट दो गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपके किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा रिसेंट टाइम में पुतिन के अगेंस्ट एंड इवन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट इस कोर्ट में अपील की गई थी। तो जिनोसाइड का पूरा जो डोमेन है ये हैंडल किया जाता है कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जिनोसाइड। ये डिफाइन करता है इसको कि भी एक ऐसी इंटेंट जो डिस्ट्रॉय करती है होल या कोई एक पार्ट, नेशनल, आपके एथनिकल या रेशियल और कम्युनल ग्रुप को। जैसे अगर आप बात करते हैं गाजा की, तो गाजा के अंदर फलस्तीन के लोगों के ऊपर जो हो रहा है ये भी जिनोसाइड से कम नहीं है। वेरियस ओकेजन पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में क्वेश्चन रेज किए भी गए हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो, ये पहली बार ऐसा है जब किसी कंट्री ने, जो कि किसी भी तरह का जिसका इस जिनोसाइड से कोई लेना देना नहीं था, उसने इस कंसर्न को रेज किया। तो 2022 में इस मैटर को पहली बार रेज किया गया था। एंड जब रेज किया गया था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि गाम्बिया इज नॉट अ कंसर्न पार्टी। बाद में जर्मनी, कनाडा और यूके के सपोर्ट के साथ ऐसे 11 देश थे जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको परस्यू किया। तो यहां पे वैसे तो म्यांमार को यहां पे जेनोसाइड प्रिवेंट करने के लिए 2020 में भी कुछ मेजर्स लेने के लिए कहा था और इन्होंने लिए भी थे, बट इस चीज को प्रूव कर पाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो यहां पे ये है कि भाई आपका पहली बार ऐसा हुआ है कि
जिस स्टेट को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं था, स्टिल उसने केस को परस्यू किया पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे। मोर ओवर मोरल और लीगल प्रेशर यहाँ पे आपकी जो म्यांमार गवर्नमेंट है उसके ऊपर इंक्रीज होगा। एंड इवन आर्टिकल 94 के अंडर सिक्योरिटी काउंसिल भी इसका संज्ञान ले सकती है। राइट जो रिफ्यूजीज को मिलने चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई सेफ, डिग्निटी एंड वॉलंटरी बेसिस पे जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज यहाँ पे रोहिंग्याज बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड मोर ओवर इससे रिलेटेड आपके प्री और मेंस के PYQ कुछ इस तरह के हैं। आइए बात करते हैं आज की दो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज की। तो आज की हमारी पहली पर्सनैलिटी है पेरियार जी एंड दूसरी है श्री नारायण गुरु। तो श्री नारायण गुरु की बात की जाए तो ये सेंट रिफॉर्मर है, कहाँ के? केरला के। जो आपकी कम्युनिटी है उससे बिलोंग करते थे एंड ये बात करते एग्लिटेरियन सोसाइटी की, इक्वल सोसाइटी की। वेराज पेरियार जी की बात की जाए तो ये रेशनलिस्ट थे, रेडिकल सोशल एक्टिविस्ट, जो तमिलनाडु की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो श्री नारायण गुरु जी की बात की जाए तो ये पॉलिटिकल एजिटेटर थे जो कहते थे कि हिंदुइज्म के अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है एंड इसमें लिबरेशन की वो बात करते थे। तो इनका कहना था वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर मैनकाइंड, कि भाई एक ही कास्ट है ह्यूमैनिटी, एक ही रिलीजन है दैट इज ह्यूमैनिटी एंड सभी मैनकाइंड का एक ही भगवान है। तो रिजिड कास्ट बेस्ड सोसाइटी को ये मना करते थे। तो यहां पे अगर बात की जाए 1888 में तो अजॉब शिवा इन्होंने एक मूर्ति बनाई, इंस्टॉल किया इसको। तो यहां पे पहले क्या होता था, रिचुअल सिर्फ ब्राह्मण कर सकते थे, बट यहां पे ब्राह्मणिकल जो मोनोपोली है उनको तोड़ने की बात की। आप मान के चलें कि इनकी वाइकॉम सत्याग्रह में भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहां पर गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो किया गया, बट ठीक है इसमें थोड़ा चेंजेस ये था कि जो फिजिकल बैरियर्स थे उनको हटाने की बात की थी इन्होंने। देन अगर हम बात करें पेरियार जी की तो ये थोड़े शॉक थेरेपी में बिलीव करते थे, ज्यादा रेडिकल थे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने बात की थी ह्यूमन डिग्निटी की एंड रेशनलिज्म की। तो ये कहते थे कि भाई वॉशिंग स्टोन की जगह पे, वॉशिंग स्टोन के तौर पे आप यूज कीजिए ये जो मंदिरों की मूर्ति हैं, भगवान की जो मूर्ति हैं, ताकि जो जो एक आप ये कह सकते हो कि सुपरस्टिशंस वगैरह बिल्ड कर रखे हैं उसको भी हम तोड़ सके। तो वुमेन राइट के बारे में भी ये बात करते थे, डिवोर्स राइट के बारे में भी बात करते थे, प्रॉपर्टी राइट के बारे में भी इन्होंने बात की है। तो जेंडर रिफॉर्म के बारे में भी इनकी अच्छी खासी सोच थी। एंड अगर बात की जाए दोनों के कंपैरिजन की तो ये एवोल्यूशनरी रिफॉर्मर्स थे कहीं ना कहीं नारायण गुरु जी। एंड इन्होंने एजुकेशन, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट एंड इंटरनल रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी। बट अगर बात की जाए पेरियार जी की तो इन्होंने एथिज्म को प्रमोट किया था, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के ऊपर इनका ज्यादा फोकस था फॉर सोशल ऑर्डर चेंज। तो इसके बारे में आपको अगर क्वेश्चन देखना हो तो ये 2015 का मेंस का क्वेश्चन है एंड ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।